हेलो। हेलो। स्तर पर अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। गवर्नमेंट तो करती है, एनजीटी बनी हुई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इसका ऑफिस दिल्ली में है। और ये क्या कंट्रोल करने का काम करती है? पॉल्यूशन। तो इसी तरीके से देशी मतलब देश की संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किस लिए काम करती हैं? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इस विश्वव्यापी समस्या के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख उपाय, साधन, सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या करते हैं इसके लिए? सभी देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संधियां करते हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन करता है, बताइए? हेलो। बताइए, पॉल्यूशन कौन करता है सबसे ज्यादा? अंतर्राष्ट्रीय संधि व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, पर्यावरण पर संतुलन कायम करने के लिए प्रयत्न करते हैं। सबसे अधिक पॉल्यूशन पैदा करने वाले देश वो होते हैं जो सबसे अधिक विकसित होते हैं। भारत क्या है? एक विकासशील देश है। तो यहाँ भी पॉल्यूशन की समस्या है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अमेरिका या चाइना में है। क्यों? क्योंकि जो देश जितना ज्यादा तरक्कीशील होता है वो उतना ज्यादा पॉल्यूशन पैदा करता है। ठीक है। विश्व पर्यावरण आयोग की स्थापना। भारत में पर्यावरण संरक्षण, इसको तीन भागों में रखा जा सकता है। एक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, इस पे कंट्रोल करने का काम करता है। और पर्यावरण शिक्षा विभाग है गवर्नमेंट के पास, वो भी इसको रोकने के लिए काम करता है, पॉल्यूशन को। ठीक है। और इसके बाद गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे एनजीओ वगैरह, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी काम करती हैं। स्कूल भी काम करते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पे भी काम होता है, संरक्षण किया जाए पर्यावरण का। पर्यावरण शिक्षा व पर्यावरण संरक्षण। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। तो आज सभी विकसित या विकासशील देश राष्ट्र पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति धीरे धीरे जागृत जागरूक हो रहे हैं, और संपूर्ण विश्व क्या कर रहा है, पर्यावरण समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है। इसी में एक सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि जो हुई थी 1967 में हुई थी। उसके बाद दूसरी संधि 1972 में। तो उसमें क्या व्यवस्था थी कि वायु अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली वस्तुओं से पृथ्वी के पर्यावरण असंतुलन को खराब नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार 1972 में क्या हुआ कि समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है उसके संरक्षण की व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए जो संधियां की गई वो कौन कौन सी थी? आणविक अस्त्रों के परीक्षण पर निषेध संधि 1963। 1963 में संधि हुई कि कोई भी देश पर वो एटॉमिक हथियारों का यानी परमाणु बम का या अणु बम का परीक्षण नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो संधि का उल्लंघन करेगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जिससे कि भारत पे भी प्रतिबंध लगा था। कब लगा था? हेलो, बताइए। परमाणु अस्त्रों का परीक्षण करने की वजह से भारत में भी प्रतिबंध लगा था। कब लगा था? और उस समय कौन प्रधानमंत्री था? हेलो, बताओ कोई जना। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया तो उस पे उसको क्या माना गया कि भारत ने क्या किया, आणविक अस्त्रों के परीक्षण निषेध संधि का उल्लंघन किया 1963 का, और उस वजह से क्या हुआ, भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आणविक अस्त्रों के अप्रसार संधि 1968। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, 1968 की वजह से भी प्रतिबंध लगाया गया। खुले समुद्र पर तेल प्रदूषण से क्षति संबंधी अधिनियम 1969 में बना। ठीक है। तो ये खुले समुद्र में जो तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कच्चे तेल का, तो अक्सर करके सुनने में आता है कि जहाज से कच्चा तेल लीक हो गया या कुछ हो गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया कि अगर इस तरह का कोई पॉल्यूशन करेगा तो वो इतना पैसा हर्जाना देगा, या उसको जल्द से जल्द प्रदूषण को दूर करने का प्रयत्न करेगा। तेल प्रदूषण से नुकसान के लिए नागरिकों के दायित्व संबंधी अधिनियम बने 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नव भूमि, विशेषकर पानी के आसपास रहने वाले पक्षियों के आवास स्थान पर अभिरूपण के लिए 1971 में एक कानून बनाया गया। ठीक है। आणविक अस्त्रों का समुद्र तल पर रखने की निषेध संधि। अब ये भी एक वो आ गया कि कुछ देशों ने क्या किया कि अपने परमाणु बमों को छुपाने के लिए समुद्र तल के अंदर रखे। उसके लिए भी एक कानून बना 1971 में कि कोई भी देश समुद्र के नीचे मतलब पनडुब्बियों में परमाणु अस्त्रों को नहीं रखे। लेकिन
बहुत सारी परमाणु पनडुब्बियां बनाई गई हर देश द्वारा, भारत के पास भी है, चाइना के पास भी है, रूस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, जापान के पास भी है। तो आणविक अस्त्रों से सक्षम जो पनडुब्बियां थी उनके लिए भी निषेध कानून बनाए गए। कोई भी देश परमाणु शस्त्रों को समुद्र के नीचे क्या करेगा, स्टोर नहीं करेगा। विश्व की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के संबंधित अधिनियम 1972 बना। जोखिम में पड़े जंगली पेड़ पौधों व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिनियम 1972 बना कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जिनकी संख्या कम हो गई है, जैसे पेड़ पौधे जिनकी संख्या धरती पे बहुत तेजी से कम हो रही है, अगर वो किसी उपयोग के हैं, जैसे कि ये कीमती लकड़ी जो होती है, जो फर्नीचर बनाने के काम में आ रही, धीरे धीरे बहुत कम हो गई। साखू, शीशम, सागौन, तो अब इतनी महंगी हो गई है लकड़ी की ये मिलती नहीं जल्दी। तो ऐसे पेड़ों को बचाने के लिए क्या बनाया गया, कानून बनाया गया 1972 में कि ऐसे पेड़ नहीं काटे जाएंगे जिनकी संख्या कम हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, जल पोतों व हवाई जहाजों द्वारा ढेर करने से समुद्री प्रदूषण को बचाने के लिए अधिनियम बना 1973 में। इसमें क्या था कि जितने भी पानी के जहाज वगैरह थे, जब ये पुराने हो जाते थे तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए समुद्र में ही जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो उसके लिए भी एक कानून बनाया गया 1973 में कि कोई भी देश समुद्र में जल पोतों को और इन सबको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, मतलब कबाड़ा नहीं फहराएगा। ठीक है, जैसे एक जहाज था ना टाइटैनिक, वो उसमें डूब गया था। उन उपयुक्त अधिनियम और संधि पत्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए गए, लेकिन केवल इन अधिनियमों से ही समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या थे, जरूरत सहयोग की जरूरत थी कि सभी देश मिलकर इस पे काम करें। अतः मैं विश्व स्तर पर प्राकृतिक संकट या प्रकोपों को रोकने के लिए वायु, अंतरिक्ष व समुद्री नदियों और प्रदूषण नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और पूरे विश्व के वन जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भूमि को प्रदूषित होने से बचाने के लिए परम आवश्यक है कि सब देश मिलकर काम करें। बढ़ती हुई निजी भौतिक समृद्धता, ये क्या होती है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ रही है। जैसे आजकल बहुत सारे दुनिया के देशों में जो है क्या है, बहुत सारे नागरिक हैं जिनकी प्राकृतिक अपनी खुद की भौतिक समृद्धता जो बहुत ज्यादा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, ठीक है, और अमेजोन के मालिक। तो इन लोगों के पास खुद की भौतिक संपदा ज्यादा है, ने भौतिक पर्यावरण को नष्ट करके रख दिया। सुपरसोनिक विमान बनाए गए, प्रक्षेपास्त्र बनाए गए, मिसाइल्स बनाए गए, अनेक प्रकार के रासायनिक उपकरणों ने पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाला। अतः संपूर्ण विश्व में राष्ट्रों में मध्य पर्यावरण को असंतुलित न करने के संबंध में एक दूसरे के बीच क्या हुई, संधियां हुई, परस्पर संधि होनी चाहिए। विकसित राष्ट्र क्या करे, विकसित राष्ट्रों को आधुनिक विकास के नाम पर विश्व में पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाया जाना चाहिए। जैसे विकसित राष्ट्र में अमेरिका है, रूस है, चाइना भी आ गया विकसित में। तो इन सब देशों द्वारा क्या किया जा रहा है, तेजी से पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, किस नाम पे, विकास के नाम पे। तो वे इस बात को भूल रहे हैं कि प्रदूषण का प्रभाव उनके राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, अगल बगल के जो देश होते हैं उन पर भी फर्क पड़ता है। प्रदूषण ऐसी चीज है कि कोई देश अपने अंदर सीमित नहीं रह सकता किसी चीज को छिपा के। अगर वो मौसम खराब करेगा तो सभी देशों पर उसका असर पड़ेगा। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, वैज्ञानिक और सैन्य विकास की नीतियां क्या होनी चाहिए, आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। मतलब कोई भी देश इतनी सेना बढ़ाए, इतनी मिसाइल या इतने हथियारों का ही आविष्कार करे, इतने घातक हथियार ही बनाए कि वो उसकी आवश्यकता के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि कोई देश के अंदर होड़ मच जाए और वो क्या करे, हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने लगे, और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि वो समय समय पे उन हथियारों को टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, जैसे हर देश करता रहता है, कभी सुपरसोनिक मिसाइल बनाता है, कभी किसी तरह की मिसाइल बनाता है, उनके परीक्षण करता है, तो उससे भी पॉल्यूशन होता है। इसके लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अगर सभी राष्ट्र एकजुट होकर सहयोग करेंगे तो पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकेगा। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, विश्व पर्यावरण और विकास कोष, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कमीशन बना। तो आज विश्व स्तर पर अनेक अधिनियम और संधियों के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण का संरक्षण एक समस्या बनी। इस समस्या के समाधान के लिए क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम में एक जगह का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें विश्व पर्यावरण विकास आयोग द्वारा कुछ घोषणाएं की गई। क्या था, हम सबका भविष्य, फ्यूचर ऑफ ऑल। क्योंकि पर्यावरण क्या है, अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम लोग का भविष्य धरती पे रहेगा। अगर हम इसी तरह प्रदूषित करते रहे तो कुछ समय बाद धरती हमारे रहने लायक नहीं रह जाएगी। फिर विश्व की चुनौतियां क्या है, चैलेंज ऑफ होल वर्ल्ड, आने वाले समय में पानी की, शुद्ध पानी की समस्या होने वाली है, भोजन की समस्या होने वाली है। तो उन सब पे चर्चा करना, विश्व जनसंख्या और मानव संसाधन का पोषण। तो जो दुनिया की पॉपुलेशन है सभी देशों की, चाहे वो अन्न पैदा करते हो चाहे नहीं, किसी तरीके से उनको सभी पोषण, मतलब भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले और पोषण युक्त भोजन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संस्थान में सुधार, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड इंटरनेशनल
एम्पावरमेंट। तो ये आपने देखा होगा कि अभी जो है क्या हुआ, कोविड आया तो एक वैक्सीन की जरूरत हर एक राष्ट्र को, हर राष्ट्र जो है वैक्सीन चाहता है कि कोरोना की वैक्सीन उनको मिल जाए। और वैक्सीन के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किससे संपर्क किया? चाइना से। क्यों? क्योंकि उनकी वैक्सीन ना तो कोई देश खरीद रहा था और ना ही उसको मान्यता दी। उन्होंने उसको तत्कालिक मान्यता दी और उनसे फ्री में क्या किया, 4-5 करोड़ जो है वैक्सीन प्राप्त की। और वो वैक्सीन किनको लगाई जा रही है? अफ्रीकन कंट्री के उन देशों में जहाँ इतनी गरीबी है कि कोई भी देश ना तो वैक्सीन खरीदने की हालत में है और ना ही वैक्सीन लगवाने की हालत में। तो उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, चाइना की 2 कंपनियों को लाइसेंस दे दिया कि वो वैक्सीन बेच सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो बदले में क्या मिला उनको? बदले में फ्री में वैक्सीन मिली, जो वो उन देशों में लगा रहे हैं WHO के प्रोग्राम के तहत जिन देशों में ना तो खरीदने की ताकत थी ना अपने नागरिकों को लगवाने की ताकत। तो ये भी है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता है, एक दूसरे से कॉपरेशन करके किसी तरीके से दवाई को प्राप्त करना और फ्री में उसको फिर लगवाना। तो व्यवहारिकता व कार्य संपादन की पुकार। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल फॉर्म, किस तरीके से इसमें सुधार लाया जाए। कोई भी जैसे बांध बनाया जाता है पानी का या बिजली बनाने के लिए, तो सबसे सस्ता बिजली बनाने का साधन क्या है? हाइड्रो, पानी के जरिए बिजली बना, बांध बना। लेकिन उस बांध को बनाने में प्रकृति का बहुत विनाश होता है, बहुत बड़ा एरिया जो है बंजर हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, इससे पानी को स्टोर किया जाता है। वो इस जहाँ कंक्रीट की दीवार बनती है उस जगह कोई प्राकृतिक जो है पेड़ पौधे नहीं उगते, तो उससे बहुत बड़ी समस्या इनबैलेंस आता है प्रकृति। तो उसमें सुधार किया जाए, बांधों की ऊंचाई एक सीमित रखी जाए, कम से छोटे छोटे बांध बनाए जाए जिससे ज्यादा प्रकृति का विनाश ना हो। क्योंकि एक ही जगह बहुत बड़ा बांध बनाने से क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए उसके बाद उपयुक्त संदर्भों का असम मानव कल्याण से, यानी पर्यावरण का महत्व मनुष्य केवल क्या करता है, जीवित ही नहीं रखता अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करता है। 30 राष्ट्रों के प्रभाव पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विश्व चार्टर पारित किया, मतलब एक कानून पारित किया कि मानवता ऊर्जा की प्राकृतिक व्यवस्था पर निर्भर है। मानवता ऊर्जा की प्राकृतिक व्यवस्था पर निर्भर है। सभी व्यवस्थाओं की जड़ प्रकृति में है, मतलब किसी तरीके से नेचर को बचाइए और नेचर से ही हमको सब कुछ मिलता है। जितनी भी तरह की ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटली किससे मिलती है? प्रकृति। तो हमको क्या करना है? प्रकृति का संरक्षण करना। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 33 सम्मेलन जब हुआ, पर्यावरण और समुद्र विधि पर आधारित था, तो 1982 में स्टॉकहोम में 10वीं जयंती के अवसर पर नैरोबी में हुए सम्मेलन में घोषणा की गई कि सभी राष्ट्र विश्व के मानव समाज से अनुरोध किया गया कि वह इस प्रकार होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए, मरुस्थल के प्रसार और वनों को काटे जाने पर नियंत्रण सहित भूमि जल प्रबंधन की व्यवस्था और प्रबंध किया जाए, पेयजल या मल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए, रासायनिक सुरक्षा पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हानिकारक रसायनों के नियंत्रण किया जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि गोरखपुर में जगह जगह सड़क खोद खोद के बड़े बड़े पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। किस लिए डाले जा रहे हैं? कि जो डिस्चार्ज जल है या जल मल जो है उसको फिल्टर करके फिर पानी में मिलाया जाए, उसको फिल्टर कर लिया जाए, जिससे कि वो पूरा का पूरा जल प्रदूषित ना हो शहर। तो जितना भी जल और मल है उसको जो है पाइप के थ्रू खींचने की व्यवस्था होगी पूरे गोरखपुर के। तो ये क्या है, जल का क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं। फिर मरुस्थल का प्रसार ना हो, मरुस्थल का प्रसार होने के कई कारण होते हैं। ठीक है, तो मरुस्थल ना बढ़े, ऊर्जा के नए स्रोतों का विकास किया जाए जिससे एक ही स्रोत पे हम ना निर्भर रहें, जैसे प्रकृति का विध्वंस हो जाए। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि भारत में कोयले की समस्या पैदा हो गई। कोयला हमने इतना यूज किया कि आज देश के पास कोयले की कमी हो गई है। अब कुछ सालों बाद हमको कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे देशों से मंगाना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं दूर होनी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, जैसे कि वन है, जंगल है, नदियां हैं, इन सबको सुरक्षित किया जाए। उसके बाद रासायनिक सुरक्षा पर बढ़ावा देना, यानी हानिकारक रसायनों को निष्कासन पर रोक लगाई जाए। अभी बहुत सारी चीजें देखी होंगी आपने कि बहुत सारे उद्योगों को नोटिस दी गई कि आप जो है इस रसायन का प्रयोग इस चीज के उत्पादन में मत करें, अल्टरनेटली कुछ दूसरा तलाशिए जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो ये सभी चीजों पे वैज्ञानिक शोध भी चल रहा है और सरकार करा भी रही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है? भारत में एक भारतीय संविधान के 42वें अनुच्छेद 1976 में संशोधन करके एक नया अध्याय जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण। नागरिकों के मूल कर्तव्य में डाल दिया गया कि हर नागरिक भारत का, उससे ये आशा की जाती है वो क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। 1980 में भारत सरकार ने
एक पर्यावरण विभाग की स्थापना कर दी और 1980 में ही भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम बनाया सबसे पहले 1980 में। और वर्ष 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया, कानून पारित किया संसद, और समय समय पर उसमें संशोधन भी किए गए। पर्यावरण संरक्षण संबंधी विषयों को संबंधित करने के लिए भारत सरकार ने 23 मई 1986 को क्या बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया, कानून बनाया। 1986 को 4 अध्यायों में 26 धाराओं में विभक्त था ये कानून। और भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पर्यावरण समिति की भी स्थापना की। 1939 में मोटर वाहन अधिनियम कानून बनाया गया। अभी आपने देखा होगा कि एक अभी पिछले साल 2020 में 19 या 20 में एक वो लाया गया, कानून लाया गया कि किसी तरीके से क्या किया जाए, जितनी भी 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, कॉमर्शियल गाड़ियां, उनको रोड से हटा दिया जाए, मतलब वो चलेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब 15 साल से ऊपर की गाड़ियां हो जाती है तो वो क्या करती हैं, सिर्फ धुआं उगलती है, तो काला काला धुआं और प्रदूषण बढ़ाता है। इसलिए सरकार ने नियम बनाया कि अब 15 साल से ऊपर कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, उनको हटा दिया जाए। 1 मई 1990 को संशोधित अधिनियम के रूप में से लागू किया गया। इस अधिनियम में क्या कहा गया, ध्वनि व वायु प्रदूषण को फैलना कानूनी तौर पर अपराध व दंड योग्य समझा जाएगा। मई 1989 में राज्यों के वन मंत्रियों के सम्मेलन में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम लाया गया 1988। सभी राज्यों को वन की कटाई पर गंभीरता से निगरानी रखने और ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सरकार एक उज्ज्वला योजना लाई, जिसमें क्या था, फ्री गैस कनेक्शन देना गांव वालों को, जिससे कि लकड़ी ना काटे, वनों की कटाई ना हो। तो ये भी एक सरकारी योजना थी जिससे वनों से निर्भरता को हटाया जा सके, वनों को बचाया जा सके, लोगों को गैस चूल्हे पे खाना बनाने की आदत डाली जाए। तो सरकार ने क्या किया, फ्री कनेक्शन बांटे। भले ही बाद में उनको गैस भरवाने के लिए पैसा देना पड़ा, लेकिन शुरू शुरू में उनको गैस के कनेक्शन सिलेंडर सहित फ्री दिए। तो ये पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार। और इसमें महानगर, अभी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे शहर में क्या हो रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है गैस की। तो आने वाले समय में सिलेंडर को इधर उधर ले जाने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सिलेंडर इधर उधर ले जाने के लिए ट्रक पे ही ले जाने पड़ते हैं, वो भी पॉल्यूशन पैदा करते हैं। तो जब पाइप से गैस सबके घर पहुंच जाएगी तो वो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा कि ट्रक, मतलब आप ट्रैक्टर से या टेम्पो से या ट्रक से गैस को इधर उधर ले आ रहे हैं, तो उससे पॉल्यूशन पैदा और कम हो। कड़ाई से पालन करने, उल्लंघन करने कठोर दंड की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत अध्याय 3 में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और संरक्षण का प्रावधान है। तो ये कानून बनाया गया, इसमें 7 धाराएं, 7 से लेकर 17 तक जो धाराएं हैं वो क्या करती हैं, पर्यावरण प्रदूषण से रोकती है। इसके लिए क्या कानून बनाए गए, प्रदूषण के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने वाले को प्रदूषण के प्रथम अपराध के लिए 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल एक कानून लाया गया कि सभी लोग अपनी गाड़ियों का क्या करेंगे, प्रदूषण चेक कराएंगे, और प्रदूषण चेक कराने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी गाड़ी सड़क पे चलने लायक है कि नहीं। अगर वो प्रदूषण नहीं चेक कराते हैं तो उनके पर प्रथम बार क्या है, 2,000 तक का जुर्माना था। अब ये जो है बता रहा है कि 5 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। तो प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी के निर्देशकों, शीर्षस्थ अधिकारियों को उन सजाओं का भागीदार बनाया जाए। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री जरूरत से ज्यादा धुआं डिस्चार्ज करती है, जो मानक है उससे ज्यादा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके अधिकारियों को, निर्देशकों को, इन सबको जेल भेजा जाएगा। प्रदूषण फैलाने के लिए दोषी व्यक्ति व संस्थान के विरुद्ध केंद्र सरकार और उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी मुकदमा दायर करेगा, मुकदमा चलेगा। प्रदूषण के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन के आरोप में दैनिक 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, मतलब सबसे कम कि डेली के हिसाब से 5,000 रुपए लिया जाएगा। अगर आप प्रदूषण 10 दिन फैलाते हैं तो आपको 50,000 जुर्माना देना होगा। प्रदूषण फैलाने का तथ्य सिद्ध होने पर तारीख के 1 वर्ष तक प्रदूषण जारी रखने पर दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास। तो ये सजाएं बनाई गई, कड़े कानून बनाए गए। सरकारी विभाग द्वारा प्रदूषण फैलाने में पर्यावरण को असंतुलित करने पर विभाग का शीर्षस्थ अधिकारी को दंड दिया जाएगा। अगर मैं सपोज करिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने घेरा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर का भी आदमी, व्यक्ति जो है, गवर्नमेंट संस्था भी अगर प्रदूषण फैला रही है तो उसके अधिकारी को जेल भेजा जाएगा। यदि शीर्षस्थ अधिकारी यह सिद्ध कर दे कि प्रदूषण अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी उसे नहीं थी तो वो बच सकता है। ये एक मतलब बचाव का रास्ता भी दे दिया गवर्नमेंट ने, कि अगर अधिकारी ये कहते कि साहब हमको नहीं मालूम कैसे पॉल्यूशन हो रहा था, तो उसको छोड़ा जा सकता है। अब आता है विश्व के कौन कौन से संगठन हैं और पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो विश्व के विकसित और विकासशील देशों में परिस्थिति का संतुलन को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी चिंता जाहिर की। तो कुछ संगठन बनाए गए जो पर्यावरण संरक्षण का काम करें। तो सबसे पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम।
उसके बाद दूसरा आया था विश्व वन्य जीव कोष WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष IFAW, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। फिर प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया गया CNNR, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एंड नेशनल रिसोर्सेज। तो ये 4 संगठन आए। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला जो पर्यावरण कार्यक्रम था वो 1972 में शुरू हुआ। ठीक है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण देने और विभिन्न देशों के सरकारों के सहयोग को स्थापित करना, कि जितनी भी सरकारें अलग अलग देशों में काम कर रही हैं उनसे सहयोग लेके किसी तरीके से पॉल्यूशन को कम करना। विभिन्न राष्ट्रों ने संस्थाओं की शाखाएं अपने देशों में स्थापित की, जिससे कि वो उनको ये सिखा सके कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। 1975 में स्टॉकहोम में अगले सम्मेलन में इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। उसके आधार पर निरंतर निगरानी की व्यवस्था को महसूस किया गया और कानूनी बना दिया गया कि मतलब हर देश एक दूसरे के पॉल्यूशन को जांचेगा और वो शिकायत कर सकता है। तो उसको फिर देश को मना किया जाएगा, टाइम पीरियड किया जाएगा, उतने टाइम पीरियड के बीच वो अपने आप से पॉल्यूशन को कम कर, अगर नहीं करता है तो फिर जुर्माना लगाए। इसके व्यापक प्रचार प्रसार को बल दिया गया। सूचनाओं के आदान प्रदान, मतलब एक देश दूसरे देश को सूचना देगा, जानकारी देगा कि पॉल्यूशन को कैसे हम फैला रहे हैं, तो कितना फैला रहे हैं और कैसे कम करेंगे। उसके बाद एक देश दूसरे देश को निरीक्षण करने की परमिशन देगा, अपने देश में आके घूमने की, या आप देखिए हमारे देश में पॉल्यूशन कितना है, समीक्षा करने के लिए और शोध के 4 घटकों को भी लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित समन्वित करने के लिए एक रूपरेखा तैयारी हुई कि पूरे दुनिया में किस तरीके से इसको चलाया जाए। स्टॉकहोम का एक सम्मेलन अक्टूबर 1977 में हुआ, जिसमें पर्यावरण के निरंतर ह्रास के बारे में विचार विमर्श किया गया। उन लोगों की तरह यह भी सुझाव दिया गया कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा औपचारिक रूप से पर्यावरण शिक्षा दी जाए, जैसे आप लोगों को बीएड में दी जा रही है। तो इस तरीके से एक नियम बना दिया गया कि एक सब्जेक्ट ही चलाया जाए जिसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में बच्चों को बताया जाए। जैसे आप देखते होंगे साइंस में 1 या 2 चैप्टर जो है 6, 7, 8 में भी EVS का होता है। ठीक है। तो EVS के तहत हम लोग क्या पढ़ाते हैं? पर्यावरण संरक्षण, जिसमें मिट्टी, वनस्पति, पेड़ पौधे लगाने, ऊर्जा आदि के विषय में शिक्षण सामग्री तैयार की जाए। और इस संस्था द्वारा विभिन्न पर्यावरण संबंधी परिस्थिति संबंधी विषयों पर फिल्म स्ट्रिप बनाई जाए, यानी छोटी छोटी फिल्में बनाई जाए, जिससे लोगों को सिखाया जा सके कि पर्यावरण प्रदूषण करेंगे तो क्या उसका बुरा इफेक्ट होगा। जैसे रेगिस्तान रेगिस्तान बनने के क्या कारण है, अगर बन गया तो उसके क्या समाधान है। इसी विश्व संगठन ने के द्वारा भारत में अनेक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की गई। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाया भारत ने भी। जो दुनिया में रिसर्च चल रही है पर्यावरण पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उसका लाभ भारत को भी हुआ। इनके माध्यम से, इन्हीं फिल्मों के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न क्रियाकलापों और प्रभावशाली संचालन उन संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। फिर आया विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये क्या करता है? ये उन जीवों को संरक्षण करने का काम करता है जो धरती पे तेजी से कम हो रहे हैं, जैसे गिद्ध है, शेर है। ठीक है। इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है दिन ब दिन। ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन बाद कोई जाने ही ना कि गिद्ध किसका नाम था या शेर कैसे होते थे। तो ये भी समस्या एक पैदा हो जाएगी। 1883 में ड्यूक या एडिन बला प्राकृतिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं के विनाश का भयंकर खतरा हो, वहाँ कार्य क्षेत्र बनाकर उनका संरक्षण का काम कर, मतलब ऐसे जहाँ जानवर जो विलुप्त होने वाले हैं या कोई वन्य जीव जंतु या पौधा जो है जो अब एकदम बहुत कम रह गया धरती पे, उसके संरक्षण का उपाय करना, यही इनका काम था। इस संगठन का प्रमुख कार्य था स्थल यानी विश्वत रेखीय विकासशील देश जितने भी हैं, यहाँ प्रचुर मात्रा में रंग रूपों में कुसुम बल्लरियों और पौधों और जीव जंतुओं के विनाश का भयंकर खतरा छाया हुआ है। जैसे भारत जैसे देश, भारत एक ऐसा देश है इसके अंदर हर तरह का मौसम, हर तरह का पर्यावरण पाया जाता है। तो यहाँ पे हर तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, तो उनका संरक्षण करना। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष फिर बनाया गया, इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर फंड। इसके द्वारा क्या करते हैं? संगठन के उद्देश्यों विभिन्न देशों में पशुओं पर होने वाले अत्याचार, उनको नष्ट किए जाने, जैसे मानवीय कृत्यों पर रोक लगा दी। जैसे भारत में ही है कुछ जानवर हैं जिनको लोग बहुत चाव से खाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। जैसे आपका कछुआ हो गया, कछुआ तेजी से लोग खाते हैं और मार भी रहे हैं। ठीक है। शेरों की संख्या कम हो ही गई है। शेरों का शिकार किया जाता था पुराने जमाने से। स्पेन स्पेन के कृत्यों पर रोक लगाना, इनके प्रयासों के मद्देनजर कुछ देशों ने क्या किया?
जो पशुओं के खेल तमाशे होते, जैसे स्पेन में क्या होता था, जो ये होते हैं ना सांड, उनकी रेस लगवाई जाती थी, उनको लाल कपड़ा दिखा के उनको उकसाया जाता था और मनुष्य के पीछे दौड़ने पर मजबूर किया जाता था। और उसके बाद अगर मनुष्य घायल हो जाते थे, कुछ हो जाते थे, तो उनकी हत्या भी कर दी जाती। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरह के खेल तमाशे जो है पशुओं को पत्थर से मारना, घायल करना, तो इन सब पे रोक लगाने का प्रबंध किया गया। यह स्पेन के लोगों का मनोरंजन का साधन था, जिसे बाद में सरकार ने रोकने का प्रति किया विश्व संगठन ने। फिलीपींस में क्या है, पालतू कुत्तों कुत्तों पर अत्याचार को रोका गया। फिलीपींस में लोग कुत्तों से क्या करते हैं, अपनी गाड़ी खिंचवाते हैं बर्फ पे, तो वो सब पे रोक लगाई गई। यूरोप में एक प्रकार की मछली पाई जाती है, सील मछली, उसके व्यापारिक उत्पादन को वर्ष 1983 में प्रतिबंध लगाया गया। लोग सील मछलियों का उत्पादन करने लगे क्योंकि बहुत उपयोग में आती है। यातायात पर भी रोक लगाई गई कि प्रकृति मतलब जो जानवर हैं उनसे द्वारा कोई यातायात के साधन के रूप में नहीं यूज किया जाए। इस प्रकार इस संगठन ने पशुओं के कल्याणकारी कार्य किए। फिर आया प्राकृतिक और प्राकृतिक साधनों की संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय कोष बना, IUCNNR, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इस संगठन की स्थापना 1948 में की गई। इसका जो कार्यालय है वो स्विट्जरलैंड के एक शहर है मोर्ज, वहां पर है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को वैज्ञानिक तकनीक उपायों को संपूर्ण संसार में प्रचार करना, जिससे कि सभी राष्ट्र इन उपायों द्वारा पर्यावरण संरक्षण तकनीकों का समुचित उपयोग कर सकें। यदि राष्ट्रों को इसके लिए तकनीकी यंत्रों की आवश्यकता होगी या तकनीकी ज्ञान की या सलाह की आवश्यकता होगी, फाइनेंशियल कोई मदद चाहिए होगी, तो वो भी क्या करेगा, यही संगठन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न अभिकरण, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं इंटरनेशनल जो ये काम करते हैं, तो एक FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान को 16 अक्टूबर 1945 में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विश्व में जहां भी खाद्यान्न की समस्या, ऐसे देश जहां किसी वजह सूखे की वजह से या जमीन की समस्या है या वहां पे अनाज नहीं हुआ किसी वजह से, तो उन देशों को अनाज की आपूर्ति कराने में इसका मेन काम था, FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्यालय कहाँ है, इटली, रोम में। उसके बाद एक दूसरा संगठन था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई, संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही साथ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना 1 अक्टूबर 1945 में हुई। इसका प्रमुख कार्य विभिन्न देशों में शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करना था और राष्ट्र में बनाई गई योजनाओं में आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में सहायता प्रदान करना, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना। उसके बाद IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखना। पिछले कुछ वर्षों में इसे विश्व भर में कोष सहयोग संस्था से सहयोग मिला और जीव संरक्षण की दिशा में इसने भी अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। कुछ जो है जीवों का तस्करी की जाती है, जैसे हाथी दांत, भारत से बहुत हाथी के दांत जो है क्या किए जाते थे, तस्करी की जाती, क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पाए जाते थे ना, कौन जगह, कर्नाटक, बैंगलोर साइड, तो वहाँ हाथियों का बहुत ज्यादा हत्या की गई सिर्फ हाथी दांत के लिए, और उनके दांत बेच दिया जाते, तो उसको रोकने में भी ये संस्था खूब काम। उसके बाद IEEP है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एनर्जी एजेंसी। यह कार्यक्रम था 1972 में आया। स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन की अनुशंसा के आधार पर यूनेस्को ने UNNP सहयोग के मतलब स्थापना की। इसका प्रारंभ वर्ष 1975 है। इसके लगभग सभी देशों में 5 क्षेत्रों, अफ्रीका, अरब, एशिया और पैसिफिक और यूरोप और उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन विभाजित कर उसके पर्यावरण शिक्षा कार्य पर संचालन की योजना बनी। उसके बाद अर्थ स्कैन इसकी स्थापना 1976 में हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिप यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम, यूनिप का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम के तहत हुई थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संबंधी साहित्य तैयार करना, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार करना जिससे लोगों को पर्यावरण के बारे में अच्छे से पता चल सके। और इसका कार्यालय लंदन में है। फिर IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1997 में हुई और 150 लोग इसके मेंबर हैं और इसका कार्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। संयुक्त राष्ट्र की अणु शक्ति के सभी पक्षों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कोई भी देश अणु शक्ति का क्या करे, एक्सपेरिमेंट ना करे, उनको डेवलप ना करे, आणविक हथियारों को, क्योंकि उससे क्या होता है, प्रकृति का विनाश होता है, मानव का भी विनाश होता है।
फिर आया यूनिट इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 1972 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण क्षेत्र में विविध योजनाएं बनाने, देशों को पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को मार्गदर्शन देना कि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। यूनिट ये भी यूनिट के तहत काम करता है, यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम के तहत, और इसका कार्यालय कहाँ, नैरोबी केनिया में। ठीक है। उसके बाद यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में किया था। बच्चों की किसी भी आपत्ति काल में वित्तीय सहायता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया था, दुनिया के किसी भी देश के बच्चों के लिए। 1946। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इस समय बहुत चर्चा में है, ठीक है, कोरोना में, WHO की स्थापना कब हुई थी, 22 जुलाई 1946। विश्व स्तर पर बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए जानकारी देती है। जैसे कोरोना पर बहुत सारी रिसर्च उनके द्वारा की गई, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई बीमारी से बचने के लिए। सब बाद में सभी देशों ने उनकी गाइडलाइन को फॉलो किया, और किस तरह के मास्क पहनने हैं, मास्क पहनने में कि नहीं पहनने, सारे सुझाव वो देती है, और बाकी देश उसको फॉलो करते हैं। उसमें वैज्ञानिक लोग जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के जो स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं, और वो सब मिल के काम करते हैं। इसका कार्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। उसके बाद UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी एजेंसी है, और विश्व के उन देशों में अपने सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय महत्व के कार्यक्रमों को चलाने में कठिनाई आती है, तो वो इनसे आर्थिक मदद देती है, मतलब पैसा देती है। किस चीज के लिए, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम चलाते हैं। उसके बाद WWF है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। इस संस्थान 1961 में बना। इस समय मतलब ये जानवरों के संरक्षण के लिए है, जिसमें एक प्रोजेक्ट टाइगर योजना आई थी, जिसमें टाइगरों का संरक्षण किया जाए, चीतों का। तो इस परियोजना को अपने कार्य में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप इस संस्था का नाम विश्व वन्य कोष प्रकृति हो गया। एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप्स यूके के इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस, ठीक है, एडिनबर्ग एक जगह का नाम है, और वहाँ के जो प्रिंस हैं फिलिप, और जो यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, वही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत में इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर SS स्वामीनाथन, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड। फिर आया UNPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। इस संस्था का विकासशील व अविकसित देशों में परिवार कल्याण कार्यक्रम ये चलाती है, जिससे कि जनसंख्या को रुका सके, पॉल्यूशन ही ना हो। तो विश्व की लगभग 25% तक की मांग ये संस्था पूरी करती है। किस चीज की, परिवार कल्याण कार्यक्रमों की। वर्तमान में लगभग 130 देशों को इसका सहयोग मिल रहा है। फिर UNIDO है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके विकासशील देशों, अविकसित देशों, औद्योगिक क्षेत्रों सभी की समस्याओं का निदान करने के लिए इसको बनाया गया। ये संस्था का प्रारंभ 1985 में। अर्थवाच प्रोग्राम स्टॉकहोम सम्मेलन में घोषित कार्यक्रमों के क्रम में पूर्व विश्व के पर्यावरण कार्यों और देश स्तर पर समीक्षा करने के लिए बनाया गया, और UNPA द्वारा हुआ था। इस कार्य हेतु अनेक क्षेत्रीय स्टेशन बनाए गए, मतलब अलग अलग जगह दुनिया के हर देशों में इसके ऑफिस बनाए गए। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, और अब हम लोग